जय हिंद दोस्तों। साइमन कमीशन, इसके बाद सविनय अयोग्य, इसके बाद गांधी रिविजन समझौता, ये छोटे छोटे टॉपिक इसमें दिया है। तो मैं तीन टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। इस तरह से अगर एक एक वीडियो को बनाएंगे तो काफ़ी छोटा छोटा हो जाएगा, वो भी ठीक नहीं रहेगा। वैसे हमने कहा था कि हर एक टॉपिक को एक एक वीडियो में करेंगे, पर ये बहुत ज़्यादा छोटा देते हैं, इसलिए हमें एक में करना पड़ेगा। और सारा कहानी एक ही से रिलेटेड रहेगा तो समझ में सारा आ जाएगा। शुरुआत करते हैं साइमन कमीशन, इसके आने की क्या ज़रूरत था। 1919 में भारत शासन अधिनियम आता है ना, अधिनियम आता है। उस अधिनियम में कहा जाता है कि 10 वर्ष बाद देखना, कहानी सुनते जाना, 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। अब वो आयोग ये जांच करेगी कि भारत के लोग शासन करने के लिए तैयार हैं या नहीं है ना, शासन करने के तैयार हैं या नहीं है, प्रगति कर रहे हैं कि नहीं करें। वो स्थिति की जांच करने के लिए एक आयोग को बनाया जाएगा, संवैधानिक आयोग बनाया जाएगा। कब? 10 वर्ष बाद हुआ आएगा। देखो 1919 में हुआ, 10 वर्ष बाद क्या ना 1929 में होगा। पर क्या होता है, 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया जाता है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दिया जाता है। साइमन कमीशन इसका नाम पर ही क्यों पड़ा? इसमें जो सदस्य थे, 7 गो सदस्य थे, 7 सदस्य के इसके जो अध्यक्ष थे उसका नाम था साइमन। तो अब बात यहाँ तक आ गई, 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? साइमन था। अब देखना, साइमन हो गया। अभी ये भारत आता है, इसे देखो, इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बता रहे हैं, क्योंकि 7 गो थे, 7 अंग्रेज थे, इसलिए श्वेत कमीशन कहा जाता है, क्योंकि भारतीय एक भी नहीं थे। ये भारत कब आया? 1928 में आया। इसका विरोध चालू हुआ। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय के ऊपर पुलिस लाठीचार्ज कर दिया था, जिनकी मृत्यु हो गई थी। और करवाया कौन था? साडर्स ने करवाया था, साडर्स ने करवाया था। साडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी जाती है। ठीक है। अब ये रिपोर्ट कब प्रस्तुत करता है? ये रिपोर्ट कब करता है? 1930 में साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसी रिपोर्ट के आधार पर 1935 का अधिनियम आता है। 1935 का अधिनियम, वही अधिनियम जो कि म्यांमार को भारत से अलग कर दिया जाता है 1937 में। उसी भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतीय चुनाव होता है, जिसमें से 8 गो राज्य में कांग्रेस अपना सरकार बनाती है, 2 राज्य में मुस्लिम लीग अपना सरकार बनाती है। अब आते हैं क्या चीज़, हाँ, ये तो साइमन कमीशन की आया और 1930 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, तो 1935 का अधिनियम इसके आधार पर रखा गया। बीच में कुछ रिपोर्ट आते हैं, जैसे नेहरू रिपोर्ट आता है, 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला आता है, और लाहौर अधिवेशन इससे पहले हमने बता दिया था, तो हम 2 यहाँ पर बताएंगे, नेहरू रिपोर्ट और 14 सूत्री फार्मूला। साडर्स ने साइमन था, उन्होंने कहा था अगर सर्वसम्मति से एक अपना कानून बनाओ, अगर तुम लोग सर्वसम्मति से अपना कानून बना लेते हो तो मैं ब्रिटेन में इसे पारित करवा दूंगा। किसने कहा था? साडर्स ने कहा था, साइमन ने कहा, क्योंकि साइमन अध्यक्ष था, साइमन ने कहा था ये बात कि सर्वसम्मति से, यानी कि उसमें 2 ही दल थे, एक कांग्रेस था, एक मुस्लिम लीग था। कांग्रेस था, मुस्लिम। अगर तुम दोनों सर्वसम्मति से कानून बनाओ ना, उसे मैं ब्रिटेन से पारित कर लूँगा। पर कहाँ की बात, मुस्लिम लीग तो जानते हो एकदम दिमाग खराब हुआ इंसान। अब आता नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 में नेहरू ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उनकी मांग थी डोमिसाइल स्टेट, यानी कि डोमिसाइल स्टेट का बात की है, पर मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया। उन्हें कहा कि हम नहीं मानते, और साइमन ने जबकि कहा तो सर्वसम्मति होना चाहिए, तो इनका प्रस्ताव कैंसिल हो गया। अब मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने कहा कि 14 सूत्री फार्मूला लाया, 14 सूत्री फार्मूला। तो भाई जब कांग्रेस वाले भी बढ़िया गए, जब तू हमारा कट ले तो हम तोर कहने काटी, इनका भी काट दिया गया। इन्हीं दोनों के लापरवाही की वजह से कुछ भी नहीं बन पाया। तो साइमन का जब देखो अब आया कब, 1928 में इन लोगों का प्रस्ताव आना शुरू हुआ था, नहीं इन लोगों से कुछ हुआ, तो साइमन कमीशन ने अपना 1930 में अपना रिपोर्ट पेश कर दिया। पूरी कहानी समझ में आ गई। साइमन कमीशन, इसके आधार कब नींव रखा गया? 1919 में कहा गया था इसी अधिवेशन में कि 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग बनाया जाएगा, जो ये जांच करेगा कि भारत के लोग
उत्तरदायी शासन के लिए तैयार हैं या नहीं है, प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो पर 1929 के बजाय 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है। भारत में 1928 में आता है, जिसका विरोध होता है। उसी विरोध के चक्कर में साडर्स के पुलिस के लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज हो जाती है, जिनकी मृत्यु हो जाती है। साडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह को भी फांसी दी जाती है। इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। 1930 में ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसकी आधार बनता है 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम जिसमें म्यांमार को अलग कर दिया जाता है। 1937 में प्रांतीय चुनाव होता है, जिसमें 8 राज्य में कांग्रेस बनाता है, 2 राज्य में अपना मुस्लिम लीग सरकार बनाती है। ये था पूरा साइमन कमीशन का हिस्ट्री। अब इसमें क्या लिखा गया इस बारे में देख लेते हैं हम लोग। साइमन कमीशन, जिसे श्वेत कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1927 में। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे, सातों के सातों अंग्रेज थे। साइमन कमीशन के विरोध में हुई लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए। कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कहा था, मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये बात किसने कहा था? लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी की ने उपाधि दिया गया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? बर्केन हेड ने। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? श्वेत कमीशन। साइमन कमीशन का समर्थक किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। करेंगे ही करेंगे, आगे देखना, क्योंकि इनका था कि जैसे मुसलमानों का पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात हुई तो भीमराव अम्बेडकर ने भी अपना पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग किए थे। जैसे गांधी इरविन समझौता जो होता है उसमें देखना आगे आएगा। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनने की चुनौती रखी गई थी? बर्नर हेड के सामने। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्हीं के बेटा थे नेहरू जी। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था, जिसे अस्वीकार हो गया बाद में, क्योंकि मुस्लिम लीग ने नहीं माना। अब आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका नींव कहाँ से पड़ा? दांडी मार्च, क्योंकि गांधी ने इरविन को 11 सूत्री मांग सौंपी थी, जिससे इरविन ने मना कर दिया। हम बता रहे हैं इसका नींव कहाँ से पड़ा। जैसे गांधी ने इरविन को 11 सूत्री मांग सौंपी तो इरविन ने इसे अस्वीकार कर दिया। तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा किया गया। फिर आगे जाकर 6 अप्रैल को इनकी यात्रा सफल हो गई। इस आंदोलन में इस मार्च में सरोजिनी नायडू भी इनका साथ दिए थे। जैसे ही आंदोलन समाप्त हुआ तो उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव रख दी। कहा कि अब से ये प्रारंभ होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन में देखोगे तो कश्मीर से खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी भी कहते हैं, लाल कुर्ती सेना का गठन करते हैं। दक्षिण भारत से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। मुंबई से सरोजिनी नायडू थी। ये जाकर यही रीजन आगे जाकर, क्योंकि अंग्रेजों के विरोध में चल रहे थे, तो उसी दौरान लंदन में बैठा क्या हो रहा था? गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। गोलमेज सम्मेलन की नींव रखी जा रही थी। इरविन पर बड़ा प्रेशर आ गया है, किसी न किसी तरह भारतीयों को यहाँ पर लाना है, बैठाना है, बात करना है। तो फिर होता है गांधी इरविन समझौता। आते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या बोला गया, क्योंकि सारा कहानी बोल दी समझ में नहीं आएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929। इसी अध्यक्षता किसे कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। इसी को 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया? दांडी, गुजरात से। यहीं पर इनकी यात्रा समाप्त हुई, यात्रा पूरी हुई तो यहीं से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से
यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को दांडी मार्च भी कहते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अब्बास तैयब जी। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? वेल मिलर को। महात्मा गांधी धरासना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? येरवदा जेल में थे। खान अब्दुल गफ्फार का ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। खान अब्दुल गफ्फार का, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने कश्मीर के वाले क्षेत्र में अपना नेतृत्व किए थे। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रम को अत्यधिक महत्व दिया। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? इसी आंदोलन में, सविनय अवज्ञा। वर्ष 1930 में अंग्रेज शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली था। तमिलनाडु से दक्षिण भारत से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी मार्च की तरह चित्रानपल्ली से वेदरायण तक की यात्रा की थी। चियातरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? नागालैंड में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण बिहार से थी। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी नींव कब पड़ती है? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये तो वन लाइनर में कहीं पूछ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया था? 1930 में। आप डेट हमेशा याद कर लीजिए, मोटी मोटा आप डेट और उस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किसने किया था आप ये जरूर कीजिए। जैसे सामन कमीशन कब आया, भारत कब आया? 1928 में भारत आया। दांडी मार्च कब हुआ? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 1930 में। ये सब चीज़ आप जरूर याद कीजिएगा। वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया 1930 में, क्योंकि जब लाहौर अधिवेशन होता है मध्य रात्रि में ही तिरंगा फहराया था। नेहरू जी ने मध्य रात्रि में ही रावी नदी के तट पर ही आधी रात में तिरंगा, भारत का तिरंगा लहराए थे और कहा था मध्य रात्रि पर जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत अपनी स्वतंत्रता की नींव रख रहा है। तो हर साल हम 26 जनवरी को अपना स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे, जिस कारण हमारा संविधान भी 26 नवंबर को बन गया था, 26 नवंबर 1949 को। फिर भी हम उस दिन लागू नहीं किए, क्योंकि हम मना रहे थे रोज उसी दिन 26 जनवरी को ही। गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। भाई इरविन को इतना प्रेशर क्यों होने लगा था? क्योंकि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो उधर बैठे कहाँ, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। तब कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिनिधि भाग ले, इसके लिए अब कांग्रेस की तरफ से कोई भाग नहीं ले रहा था, तो इरविन पे ये दबाव पड़ने लगा था। तब होता है गांधी इरविन समझौता। जब गांधी इरविन समझौता होगा फिर इसके बाद गोलमेज सम्मेलन होगा। जब इन दोनों में अपना निपटारा होगा तब यहाँ से गांधी जी उठ के जाएंगे यहाँ पर। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, 5 मार्च 1931 में। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसी समय चल ही रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? देखो, कांग्रेस की तरफ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस सम्मेलन में भाग लिए थे? दूसरे वाले में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन SS राजपूताना नामक जलयान से गए थे। वे लंदन के
किंगले हॉल में ठहरे थे। दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, जो कि SS राजपूताना नामक एक जहाज़ थी, वहीं से वो लंदन गए थे। तो वहीं के जो PM था उसमें विस्टल चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। जब वहाँ पर जाके देखें तो क्या उसे कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना प्रस्ताव रख दिया था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। इससे महात्मा गांधी जी के काफ़ी नाराज़ हो गए, फिर वो उठ के चले आए, क्योंकि ऐसा ही हमारा भारत टूट रहा है। ऐसे टूट गया था, देख ही रहते, अब टूट गया उसे मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र से। इससे क्या होता है कि आप किसी एक संप्रदाय को पकड़ के चलेंगे तो हो सकता है, जैसे आज के धर्म में ही देख लो, अगर किसी एक ही जाति को लेकर चलो, अगर सरकार जिसकी सरकार चल रही है, अगर एक ही अपनी बिरादरी को चाहे अपनी समाज को लेकर चलेगी तो सरकार ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। इससे ये होता है, बाकी अन्य बिरादरी वालों को होता है कि अरे हमारे लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जब अपनी ही बिरादरी को देखेगा तो देखा हम जी कहीं वोट दें जान। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, देखो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था? KT पाल ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विस्टल चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अपने ही वेशभूषा में गए थे, खादी वस्त्र पहन के गए थे महात्मा गांधी। सोचो, बड़ी बात होती है भाई, महात्मा गांधी दूसरे देश में जाना, अपने ही वेशभूषा में जाना। यहाँ तो वेस्टर्न, आजकल के जो लड़कियाँ हैं वो तो वेस्टर्न कल्चर अपना रही हैं। मना कर दो पहनने से तो कहेंगे कि हमें आज़ादी चाहिए है, हमारा अधिकार छीना जा रहा है। अरे ये कौन है कि तुमको वेस्टर्न कल्चर पहनना है, और क्या। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1930 तक चला। 12 नवंबर से 19 जनवरी तक चला। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 1 दिसंबर 1931 तक चला। ये 1931, ये वाला दूसरा वाला 1931 में ही होगा, 7 दिसंबर। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, जो कि हरिजन ने, महात्मा गांधी ने हरिजन का ये डिमांड किया था। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मूल अधिकारों की मांग किस भारतीय के नेता तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऐसे कौन से भारतीय नेता थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिया था। इनकी मांग भी गलत नहीं थी, जैसी स्थिति थी ना, हक बनता है भाई मांगने का। किस तरह से इन लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा था, पानी तक नहीं पिया जाता, साथ में तक पानी नहीं पिया जा रहा था, शिक्षा नहीं दिया जा रहा था, साथ में बैठने तक नहीं दिया जा रहा था। तो है ही भाई। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी इरविन समझौते के भूमिका किसने? तेज बहादुर ने निभाई थी। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। सरोजिनी नायडू महात्मा गांधी जी के हर एक जगह पर साथ दी थी, जैसे दांडी मार्च हो गया इसमें साथ दी थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया इसमें भी साथ दी थी। गांधी इरविन समझौतों को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? कराची अधिवेशन 1931 में होता है। सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना, ये भी देख लेते हैं, छोटा सा ही है। सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने की थी?
रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, तत्कालीन ब्रिटेन उसमें के प्रधानमंत्री थे। हरिजनों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण किया गया था, हरिजनों के लिए अलग से। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? सांप्रदायिक पंचाल के समय में, क्योंकि सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण कर दिए थे उनके प्रधानमंत्री। तो महात्मा गांधी को ये बात बहुत बुरा लग गया है कि पहले ही से भारत हमारा टूट रहा है, देख रहे हैं। तो इसी के लिए आमरण अनशन ने महात्मा गांधी ने चालू कर दिया था। तो वही महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर में बात होता है, तो उसी को पूना एक्ट भी कहते हैं, पूना पैक्ट कहते हैं। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? दलित वर्ग से। भीमराव अम्बेडकर ने अपने तरफ से मांगा था। भीमराव अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य कौन सी समझौता हुआ था? पूना समझौता, जिन्हें पूना पैक्ट भी कहते हैं। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? क्रमशः 71 एवं 148। महात्मा गांधी दक्षिण भूत की भ्रांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, यह कथन किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। महात्मा गांधी दक्षिण धूल की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी। देखो ये चीज़ हमेशा याद करना, अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। सब बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। यानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने किया था। अब बहुत लोग समझ लेते हैं कि भीमराव अम्बेडकर ने किया था। पूना समझौते के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? हरिजन सेवा संघ, दलितों के लिए। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द किसने संबोधित किया था? महात्मा गांधी ने किया था। विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी समझौते का विरोध किया था। अरे करबा काहे करबा, इनके तो प्रेशर ऐसे ही पड़ गल था, गांधी समझौता तो होबे करी। ठीक है, अभी ये हमने क्या क्या देख लिया था? सांप्रदायिक पंचाल एवं पूना पैक्ट, ये हमने देख लिया। गांधी समझौता एंड गोलमेज सम्मेलन, ये हमने देख लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये हमने देख लिया। 3 टॉपिक हमने कंप्लीट किया। साइमन कमीशन, इसके ऊपर भी था ना एक 4 टॉपिक हमने देखा, ये रहा। हाँ, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी समझौता, गोलमेज सम्मेलन, 3 थे गोलमेज सम्मेलन होता है, ये मैंने बता दिया, और सांप्रदायिक पंचाल एवं पूना पैक्ट, ये 4 हमने देख लिया। ठीक है, जय हिंद।